प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास बीजापुर, कर्नाटक से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कर्नाटक के हैं और कई बार मुझे ये बात सुनने को कहीं से मिल जाती है कि वहाँ पे जो बाहर के लोग हैं, जैसे महाराष्ट्र में है तो मराठी बोलने, और जो जिनको बोलने नहीं आता है, जो कर्नाटक में है उन्हें कन्नड़ नहीं आता है, जो मद्रास में है उन्हें तमिल नहीं आता, जो केरला में है उन्हें मलयालम नहीं आता। भाषाओं के द्रोह से और भी ज़्यादा पतन हो जाएगा। इस वजह से सामरिक रूप से भाषाओं के अपने आप को उस सीमा से मुक्त करके एक होने की आवश्यकता है, क्योंकि शत्रु भाषा भाषी वाले नहीं हैं। शत्रु कोई और है जो आपकी बहन बेटियों पे कुदृष्टि डाल रहा है, उनको अपने प्रेम के जाल में उलझा करके उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है, और दरअसल आपको भी नुकसान पहुंचा रहा है। सनातन की सुरक्षा, धर्म पालन, गाय की सुरक्षा, ब्राह्मणों का आदर, माता पिता की सत्कार की स्थिति, वृक्षारोपण, नदी नाला तालाब पोखरा और जीवों की हिंसा से मुक्ति, इन सभी चीज़ों को जीवन में लाने से धर्म अपने आप सुरक्षित हो जाता है। भाषाओं का क्या है, वो तो अगर मुख बधिर होकर रहेंगे तो भी भगवान आपकी भाषा समझ लेंगे। इस वजह से ये लड़ने का विषय नहीं हो सकता। लड़ने का विषय सबसे पहले धर्म की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा। इस तरीके से अपने आप को इस प्रभाव में बना करके रखने की आवश्यकता है। ये नहीं कि तुम कन्नड़ नहीं जानते तो मेरे यहाँ नहीं रहेंगे, आप अंग्रेज़ी नहीं जानते तो भारत में नहीं रहेंगे। कहीं ये वक्त ना आ जाए एक दिन ऐसा, इस वजह से वो बात और बिगड़े नहीं। हमें पहले से ही अपने आप को ऐसा सोच लेना चाहिए। उत्कृष्टता की आवश्यकता है, निकृष्टता की नहीं। ये बात आई, इस वजह से बता दिया। वैसे शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। मेरा एक दूसरा चैनल भी है, अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो उस चैनल का नाम है नकुल पाराशर या ज्योतिषी लक्ष्य। ये इस चैनल पे सिर्फ कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम जाता है सुबह में। जन्म होता है जातक का अधिक माह में, अधिक आश्विन। ये बहुत ही श्रेष्ठ होता है, जो जातक को लाभान्वित करता है, उसके धन के लिए, वैभव के लिए, समृद्धि के लिए, सुखों के लिए, परोपकार के लिए। ये एक अच्छी बात होती है। और कि अधिक माह में व्यक्ति का जन्म हुआ है, शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है, दिन मंगलवार, और इस कुंडली के लिए वार के अधिपति मंगलदेव, जो नवम भाव के साथ साथ चतुर्थ के अधिपति हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में बैठे हैं। गुरु से दृष्ट हैं, पर राहु और केतु का भी प्रभाव है। पर सामान्यतया मतलब उनको थोड़ा घर्षण होगा, लेकिन मंगल और केतु परस्पर एक दूसरे के जैसे ही होते हैं, या केतु मंगलवत होते हैं पापक प्रभाव में। इस वजह से कभी कभी छोटे मोटे मतभेद पढ़ाई में दे सकते हैं। पर सामान्यतया वार के अधिपति अगर जन्म कुंडली के अच्छे भाव के स्वामी हैं तो ये बहुत उत्तम बात होगी। इस पे आगे भी चर्चा करूंगा। दक्षिणायन में जितने भी पापक ग्रह होते हैं वो जीवन में थोड़ा सा संघर्ष डालते हैं, यानी कि शनि, मंगल, राहु और केतु। और सामान्यतः आप देखिए ज़रा, तो शनि जन्म कुंडली में इस कुंडली के लिए मारक होते हैं। सप्तम और छठवें भाव के स्वामी होकर के दशम में बैठे हैं, और अपनी 10वीं दृष्टि से जन्म कुंडली के सप्तम भाव को देख रहे हैं। यहाँ पे राहु का भी प्रभाव है। तो राहु और शनि जब कभी भी एक्टिव होंगे तो दाम्पत्य और दिनचर्या के साथ व्यापार प्रभावित होगा। उसके साथ जन्म होता है शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि। यहाँ के चंद्रमा शुभ ग्रह नहीं होते। ऐसी अवस्था में व्यक्ति प्राइवेट नौकरी करते हुए देखा जाता है, और इस कुंडली में व्यापार या प्राइवेट नौकरी का योग ज़्यादा लगेगा। फिजिशियन वगैरह डॉक्टर बनने का भी योग लगा हुआ है, अपने स्वतंत्र व्यवसाय का योग लगा हुआ है। उस पर आगे मैं चर्चा और भी करूंगा। चित्रा नक्षत्र, अब जरा ध्यान से देखें तो चित्रा नक्षत्र, और मेरे कहने का अर्थ यहाँ ये होगा कि हमें अपने आप को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के, घाव फोड़ा फुंसी आदि ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। घाव ना हो, फोड़ा ना हो, कोई एक्जिमा वगैरह ना हो, रक्त से संबंधित समस्या जिसका इन्फेक्शन आपके चमड़ी पर दिखाई ना दे,
इसका ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्म योग, व्यक्ति ब्रह्म की भांति होता है, जैसा योग वैसा नाम और वैसा ही प्रभाव। मतलब ब्रह्म योग के कारण व्यक्ति ब्रह्म के सदृश होता है, उसको बहुत ज़्यादा किसी से मतलब नहीं होता। वैश्य वर्ण और राक्षस गण के कारण जातक की कुंडली में यहाँ जो स्थिति बनेगी वो राजसिक प्रभावों से युक्त होगा। मतलब वो जियो और जीने दो, खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत को अपनाने वाला होगा। ये आपकी कुंडली का पंचांग है, जिसमें थोड़ी सी कमजोरी मुझे चंद्रमा में दिखाई दे रही है, क्योंकि चंद्रमा शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के हैं और सामान्यतया ये व्यक्ति के जीवन को कई बार कंटिन्यूटी नहीं देते हैं। इसके कारण व्यक्ति के जीवन का जो सफल होना होता है वो थोड़ा डिले होता है। मतलब आप लगातार पढ़ाई भी नहीं कर रहे, लगातार आप एक जैसे रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे, लगातार आपका व्यवहार एक जैसा नहीं है, लगातार आपके मित्र बदल रहे हैं, आपकी परिभाषाएं बदल रही हैं, आपके दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है। कहने का अर्थ मेरा क्या है कि हम एक जैसे ही रहेंगे। सम दुख सुख चितः, दुख और सुख में हमेशा एक जैसा। मन को सर्दी लगाइए, बहुत ऊंची बात है, दृष्टिकोण की बात कर रहा हूँ, दार्शनिक बात है। मन को सर्दी लगाने का अर्थ होगा जैसे अगर आपको सर्दी लग जाती है तो आपको दुर्गंध और सुगंध किसी का पता नहीं चलता, मतलब आपकी नाक परमहंस हो गई। वैसे ही जब आपका मन परमहंस हो जाएगा, मन को सर्दी लग जाएगी, तो आपको कोई भी ताप संताप, सुख दुख, हर्ष उल्लास, कुछ भी बहुत ज़्यादा ना तो आपको हर्षित करेगा और ना तो बहुत ज़्यादा आपको मायूस करेगा। मतलब हमें ऐसा ही रहना चाहिए। जब हम उपदेश आपको दे रहे हैं तो ये मेरा भी काम बनता है कि मैं भी अपने जीवन में यही हाल रखूं। मतलब ना तो किसी चीज़ के प्राप्त होने पे प्रसन्न हूं और ना किसी चीज़ के नुकसान होने पे उदास हूं, क्योंकि ये भगवान की दो स्थितियां हैं और वो प्रायः चीज़ें बदलती और पलटती रहती हैं। क्लियर है? इस वजह से हमें इसका ध्यान रखना होगा। मूल बिंदु पे आता हूँ और आपकी कुंडली के आधार पर सिंह लग्न की कुंडली स्थिर लग्न की कुंडली है। यहाँ के पंचम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं और यहाँ के भाग्य भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं। इस हिसाब से ये कुंडली बहुत ही मजबूत होगी। और कहने का अर्थ होगा कि जब लग्न कुंडली के त्रिकोण भाव के स्वामी यहाँ के त्रिकोण, यहाँ के स्वामी यहाँ के त्रिकोण, यहाँ के स्वामी, मतलब कुंडली की प्रकृति अच्छी बनी है। जातक अगर अपनी एनर्जी का सही तरीके से समायोजन करेगा तो निश्चित रूप से वो सफल हो जाएगा। ये आपकी कुंडली के ग्रहों के बारे में और भी मैं बता दूं। ये सिंह लग्न की कुंडली है, शीर्षोदयी राशि, स्थिर प्रकृति की राशि बनी है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सूर्य इसके स्वामी होते हैं, जा करके धन भाव में बैठे हैं। धन भाव के स्वामी के साथ सूर्य का बैठना व्यक्ति के मन बुद्धि चित्त में धन प्रायः समाया रहता है और वो सुंदर गोल मटोल शरीर का होता है, बहुत अच्छे सुंदर व्यवहार का ऐसा भी होता है। धन भाव के स्वामी धन में, पराक्रम के अधिपति लग्न में, इस वजह से व्यक्ति मेहनती होगा। और चूंकि पराक्रम भाव के ऊपर राहु और गुरु दोनों का प्रभाव है तो उसमें सकारात्मक व्यवहार भी मिलेगा और व्यक्ति ये जानेगा कि उसे कहाँ कितनी मेहनत करनी है। मतलब वो ऐसे कुछ भी मेहनत नहीं कर रहा है, वो बहुत अच्छे तरीके से संतुलन बना रहा है और तब मेहनत कर रहा है और सामान्यतया उसे उस मेहनत का प्रतिफल भी मिलेगा। चतुर्थ स्थान के स्वामी का पंचम में बैठना, केंद्र त्रिकोण, चतुर्थ के कारक गुरु उसको देख रहे हैं। मतलब भवन भूमि वाहन आदि का सुख, चौपाया सुख, माता का सुख, इन सभी चीज़ों में एक अच्छाई देखने को मिलेगी। लेकिन चतुर्थ के साथ केतु का प्रभाव है तो माता को छोटी मोटी बीमारियां भी निरंतर गति से परेशान करती हैं और वो व्यक्ति ऐसा कोई एजुकेशन प्राप्त करता है जैसे फिजिशियन मैंने कहा, डॉक्टर बन जाए, उसके बाद वकील बन जाए, उसके बाद शिक्षकीय योग बनेगा, उसके बाद आपकी कुंडली में व्यापारिक योग बनेगा, पूजा पाठ की सामग्री, मशीन संयंत्र, जो धरती के अंदर जो मशीनें लगाई जाती हैं उसका योग भी आपकी कुंडली में बना। पर मैं इस पे आगे भी चर्चा करूंगा। तो ये आपकी कुंडली के ये यहाँ तक। उसके बाद पंचम भाव के स्वामी पंचम को देख रहे हैं, ये अपने आप में अच्छी बात होगी। छठवें भाव के स्वामी का दशम स्थान में बैठना, कारोबार में कभी कभी षड्यंत्र या कभी कभी कंपटीशन मिलेगा। लेकिन सप्तम भाव के स्वामी होंगे यहाँ पे शनिदेव, क्योंकि सम संख्या की राशि में बैठे हैं तो अपने मूल त्रिकोण राशि का फल करेंगे। इसका अर्थ होगा कि दाम्पत्य अच्छा होगा, पत्नी कामकाजी होंगी। अष्टम स्थान के अधिपति का एकादशवें भाव में बैठ करके पंचम भाव को देखना, शत्रु मित्र के शत्रु भी आपके शत्रु होंगे, भाई का शत्रु भी आपका शत्रु होगा, भाई का मित्र भी आपका मित्र होगा। इतना ही नहीं, इस कुंडली में मामा मामी, नाना नानी, मौसा मौसी, इन लोगों के भी सुख होंगे और उनका आपके करियर में भी विशेष योगदान रहेगा।
आसपास पड़ोस के, पिता के मित्र, ये सब आपको लाभ देने वाले। व्यक्ति अपने कर्तव्यों के पथ को बहुत मजबूती से समझने वाला होता है। नवम भाव के स्वामी का पंचम भाव में बैठना और गुरु से दृष्ट होना ऊंची शिक्षा में लाभ। दशम स्थान के अधिपति का लग्न में बैठना व्यक्ति को स्वभावगत स्वाभिमानी बनाएंगे। एकादशवें भाव के स्वामी का धन भाव में स्वग्रही होना, पर उस पर अमावस्या दोष का प्रभाव धनवान बनाने के साथ साथ अतिरिक्त व्यय के योग भी जोड़ेगा। जबकि 12वें भाव का स्वामी जन्म कुंडली के धन में, तो धन और धन, ये भी धन है, धन भाव मतलब लाभ का दूसरा धन होगा, तो लाभ और व्यय दोनों ही द्वितीय भाव में बैठे हैं तो व्यय की स्थिति रहेगी और व्यक्ति सुंदर राजकुमार की भांति देखने वाला होता है। ये मैंने आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में बैठे ग्रहों को बताया है। जिसमें एक बार डिग्री के बारे में बता दूं तो सूर्य 2 अंश 16 कला उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं और चंद्रमा जो बैठे हैं वो 24 अंश 31 कला चित्रा नक्षत्र में। मंगलदेव आपकी कुंडली में मूल नक्षत्र के बैठे हैं 11 अंश के। बुद्धदेव आपकी कुंडली में चित्रा नक्षत्र में 28 अंश 40 कला पे। देवगुरु बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में राहु के संग 18 अंश 44 कला। शुक्रदेव आपकी कुंडली में मघा नक्षत्र 3 अंश 36 कला। शनिदेव आपकी कुंडली में रोहिणी नक्षत्र पे 21 अंश पे बैठे हैं, वृष राशि में, मित्र की राशि में हैं। और सामान्यतया राहुदेव आपकी कुंडली में और केतुदेव 8 अंश 24 कला के बैठे हैं, मिथुन और धनु के। सामान्यतः मैं एक बात बता दूं, इस कुंडली की सबसे अच्छी जो बात है वो क्या है कि पापग्रह केंद्र का स्वामी है और केंद्र में ही बैठा है। शुभ ग्रह केंद्र के स्वामी हैं और केंद्र में ही बैठे हैं। ये स्थिर प्रकृति की राशि है, तो स्थिर प्रकृति की राशि के लिए नवम भाव जो होता है वो बाधक भाव होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठा नहीं है, इस वजह से नवम भाव भी फल करेगा। सिद्धांत के आधार पर नवम भाव भी अगर खाली है या नवमेश अगर गुरु से प्रभावित है तो व्यक्ति को सांसारिक सुख, मानसिक सुख, आर्थिक सुख, राजनीतिक सुख, हर एक प्रकार के सुखों से उसे युक्त होते देखा गया है। और ये सबसे महान सिद्धांत होगा कि आपकी कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी केतु के साथ बैठे हैं, जिसमें आपको कभी भी किसी को दंड देना ही नहीं होता है। प्रकृति उसे आपके साथ किए गए दुर्व्यवहार या दुराचार का दंड आपके दुश्मनों को आपकी प्रकृति यानी कि परमात्मा आपके पूर्वज उसे दंड दे देंगे। क्लियर है? अब आइए इस कुंडली में एक एक ग्रह लग्न, नवांश और दशमांशा में कैसे बैठे हैं और उसका प्रतिफल क्या है ये जानते हैं। अब बात करते हैं इनकी कुंडली में, थोड़ी सी चर्चा मैं नक्षत्रों पे कर देता हूँ। कन्या राशि यानी कि बुध की राशि, चित्रा नक्षत्र यानी कि मंगल का, ये वस्तुतः थोड़ा रोक देता है। इस वजह से व्यक्ति को कई बार पेट में दिक्कत होती है, जैसे अल्सर वगैरह हो जाए, फोड़ा फुंसी पेट में हो जाता है। तो हमें क्रमशः इस बात का ध्यान हमेशा रखना होगा कि आप जो भोजन कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म या कठोर ना हो। स्वभाव के बारे में अगर बात करते हैं तो व्यक्ति अध्ययनशील होता है, व्यापार को पसंद करने वाला होता है और स्वाभिमानी भी होता है। इसके साथ साथ वो बहुत छोटी छोटी बातों पे कई बार तुनक मिजाज जैसी, अगर जातिका होगी तो छोटी छोटी बातों पे रूठ जाने का नाटक करेगी, और अगर पुरुष जातक है तो फिर यहाँ पे भी वही बात देखने को मिल जाती है। पर सामान्यतया व्यक्ति हंसोड़ प्रवृत्ति का होता है और उसके पास लोगों की संख्या बड़ी होती है, मतलब जनबल उसके पास होता है। और चित्रा नक्षत्र का प्रभाव है कि व्यक्ति मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता है और उसके बाद विद्युत से संबंधित काम करते देखा जाता है, व्यवसाय के तौर पे अगर बात करते हैं तो। उसके बाद मशीनरी के क्षेत्र में काम करने वाला होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करते हुए उसे देखा जाता है, मतलब इस क्षेत्र से व्यक्ति को सफल होते कह सकते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में भी काम करते हुए देखा जाता है। ये सब क्षेत्र आपके बनते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति वो काम कर सकता है जो उसके पिता करते आए हैं, मतलब अपने पिता की संपत्ति को आगे बढ़ाना और पिता की संपत्ति के प्रति आशान्वित ना रह के भी अपने बल पे, अपने पराक्रम के बल पे, भुजाओं के बल पे व्यक्ति काम करता है और अपने चरित्र का निर्माण करता है। यहाँ मैं एक बात और भी कहूँगा कि इस कुंडली में समझने की शक्ति, वाक चातुर्यता और अपनी बातों में गंभीरता, स्वाभिमान के साथ अपनी बात को रखना, किसी भी तरीके से किसी गलत और गंदी चीज़ के प्रति कोई लगाव नहीं और उसके प्रति कोई समझौता का भाव नहीं, ये इस कुंडली की मजबूती है। सामान्यतः ये कुंडली बुध और मंगल से प्रभावित है। बुध के राशि और मंगल के नक्षत्र के कारण ऐसे जातक बहुत ही साहसी, हर वो काम कर देने में सक्षम होते हैं जो दुनिया नहीं कर पाती है। खूब मेहनत करने वाला, तीव्रगामी, जल्दी जल्दी किसी भी विषय तक पहुंचने वाला और बहुत ज़्यादा किसी के चक्कर में नहीं रहने वाला होता है। और सामान्यतया ये व्यक्ति के सफल होने के लिए सबसे अच्छी बात हो जाती है कि आपके पास पराक्रम का बल है
उसका एक कारण और भी होगा कि पराक्रम भाव के स्वामी ही लग्न में बैठे हैं। शास्त्र कहता है शुक्रो 10 सहस्त्राणी, शुक्र लग्न में बैठे हैं तो 10,000 दोषों का शमन कर देते हैं। लग्न और लग्नेश पे अगर गुरु की दृष्टि हो तो ये और भी अच्छी बात हो जाती है, लेकिन लग्न पे गुरु की दृष्टि नहीं है, लग्नेश पर भी गुरु की दृष्टि नहीं है। पर अच्छी बात क्या है कि इस कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी गुरु और मंगल, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ये अपने आप में एक महान राजयोग बनेगा। नवम भाव के स्वामी का संबंध जब कभी भी गुरु से हो जाए, दशम भाव के स्वामी का संबंध जब कभी भी लग्न से हो जाए, पंचम भाव का स्वामी का संबंध अगर चतुर्थ भाव से हो जाए, चतुर्थ भाव के स्वामी का संबंध अगर पंचम भाव से हो जाए, लग्न भाव के स्वामी का संबंध अगर द्वितीय भाव से हो जाए, लाभ भाव के स्वामी का संबंध अगर द्वितीय भाव से हो जाए, भाग्य भाव के स्वामी का संबंध अगर गुरु से हो जाए, जैसे कि मैंने बताया, तो ये अपने आप में कितने सारे महान राजयोग बना रहे हैं ये आपको पता ही नहीं है। मतलब ये कुंडली सामर्थ्यवान है, बहुत स्ट्रैटेजिक कुंडली नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है कोई, आराम से काम करना है और अपने सिद्धांतों पे उतर करके ही काम करना है, किसी से समझौता नहीं, कोई दाक्यानुस विचार नहीं, कोई वाद प्रतिवाद नहीं, सिर्फ निर्णय सुनाना है और मजबूती से उसको अमल करना है। मतलब ये इस कुंडली की सबसे मोटी और अच्छी बात है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि ग्रह विभिन्न भावों में कैसे बैठे हैं विभिन्न वर्ग चार्ट में। तो ग्रहों के राजा सूर्य अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, लग्न कुंडली में लग्नेश होकर के धन भाव में बैठे हैं, ये बहुत शुद्ध और अच्छी बात होगी। नवमांश चक्र में भी भाग्य भाव के स्वामी होकर के धन भाव में बैठे हैं। तो पत्नी का भाग्य भले थोड़े बहुत संघर्षों के साथ हो, पर सामान्यतया व्यक्ति विवाह के बाद और भी ज़्यादा प्रगति करेगा। ऐसा इसलिए नहीं कि उसकी कुंडली में, जैसे कि मैंने एक जगह कह दिया कि पत्नी का भाग्य कमज़ोर होगा, ऐसा नहीं है। पर हाँ, सामान्यतया विवाह के बाद जितना भाग्य का सुख पत्नी का मिलना चाहिए उतना मिले न मिले, पर व्यक्ति जैसे ही विवाह के संबंध में जाएगा, जैसे ही उसका पाणी ग्रहण संस्कार होगा, सूर्य की दशा में उसे और लाभ होगा। और सामान्यतया थोड़े बहुत कठोर संबंधों के साथ व्यक्ति के दाम्पत्य को आगे ले जाने में सूर्य मदद करेंगे। और वर्गोत्तम हो जाने के कारण, मतलब सूर्य लग्न कुंडली में भी यहाँ बैठे हैं, नवमांश में भी यहाँ बैठे हैं, दशमांश में भी यहीं बैठे हैं, तो ये ग्रह आपकी कुंडली का वर्गोत्तम हो जाता है। और जन्म कुंडली का लग्नेश ही जब वर्गोत्तम है तो आप इसकी प्रशंसा कितनी ज़्यादा कर सकते हैं, वो कम ही होगा। तो कहने का अर्थ, यहाँ अपने नक्षत्र में जन्म कुंडली के मालिक हुए, धन भाव से संबंध बना रहे हैं, थोड़ी बहुत धन की चिंता जो रहेगी वही जातक को आगे बढ़ाने में सहायता करेगी। और सामान्यतः मैं आपको एक बात और भी बता दूं, तो जब कभी भी सूर्य या लग्न या गुरु का संबंध जब धन भाव से हो जाता है तो व्यक्ति शुद्ध तरीके से धन कमाता है, वो गलत तरीके से कभी भी धन कमाने की फिराक में नहीं रहता है। नवमांश चक्र में द्वितीय भाव में, दशमांशा चक्र में भी द्वितीय भाव में बैठे हैं, वहाँ पर भी वो ग्रह आपको लाभ देने वाला ही बन रहा है। परंतु उस सूर्य की महादशा में, अब मैं इसी पे दशाओं पे भी थोड़ी सी चर्चा कर दूं, आपको देखना होगा कि सिर्फ दशा कौन सी चल रही है। तो सूर्य की महादशा में जब कभी भी चंद्रमा का अंतर या जब सूर्य की महादशा, मतलब ये जब दोनों ग्रह अंतर प्रत्यंतर की भी बात कर रहा हूँ, तो सूर्य की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में जब कभी भी शनि या मंगल और साथ ही साथ चंद्रमा का अंतर होगा या प्रत्यंतर होगा तो जातक को आर्थिक और मानसिक कष्ट होगा। उस समय हमें भगवान सूर्य की उपासना करनी होगी, नियमित दिनचर्या का पालन करना होगा, इरिटेटिव साउंड नहीं करना है, बहुत शांत और अपने आप को शीतल रखना है, शिव जी पे सफ़ेद चंदन अर्पित करना होगा, केसर वगैरह का तिलक अपने मस्तक पे लगाना होगा। उसके बाद बात करते हैं चंद्रमा लग्न कुंडली में चित्रा नक्षत्र में होते हैं, 12वें भाव के स्वामी धन भाव में बैठे हैं, इस वजह से धन खर्च करवाएंगे और व्यक्ति के मन मस्तिष्क में बहुत सारे प्रश्न उठाएंगे या फिर कई बार व्यक्ति को निर्णय लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ बैठ जाते हैं तो कई बार व्यक्ति इनकी दशाओं में, विशेषतया चंद्रमा और सूर्य का अंतर प्रत्यंतर, जातक को निर्णय लेने में दिक्कत देता है। नवमांश चक्र में वो अष्टम भाव के स्वामी होकर के लाभ भाग्य भाव में बैठे हैं, जबकि दशमांशा चक्र में चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि चंद्रमा की दशा जातक के जीवन को थोड़ा बहुत मानसिक व्यय देगी और सामान्यतया, लेकिन चाहे जितना भी मानसिक व्यय हो, उस व्यक्ति की जो कारोबार की स्थिति होगी उसमें वो शैतल्यता धारण कर लेगा। मतलब प्रोफेशनल फ्रंट पे चंद्रमा की दशा जातक के लिए अच्छी साबित होगी। इतना ही नहीं, उस चंद्रमा की दशा में व्यक्ति का मन बुद्धि चित्त भी प्रायः शांति को प्राप्त करेगा, थोड़े बहुत इरिटेशन के साथ। मतलब
जो घबराहट बेचैनी होती है, जो असुरक्षा का भाव जागृत होता है, वो इसी चंद्रमा की महादशा में होगा। उस चंद्रमा की महादशा में शुक्र का अंतर या शुक्र का प्रत्यंतर, या उस चंद्रमा की अंतरदशा महादशा में जब कभी भी शनि या मंगल का अंतर होगा या राहु का प्रत्यंतर होगा, तो भी ये कष्ट देने वाला होगा। उस दशा काल में शिव जी के मंदिर का धोना और नियमित दिनचर्या का पालन करना, सूर्य को अर्घ्य देना आपकी कुंडली के लिए जीवन भर आवश्यक रहेगा। मंगल देव आपकी कुंडली में नवम और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, योग कारक होते हैं, लग्नेश के मित्र होते हैं, पंचम भाव में शुभ भाव में बैठे हैं, मित्र की राशि में मित्र से दृष्ट हैं, केतु के प्रभाव में है, धार्मिकता रहेगी। व्यक्ति पूर्व काल में भी अपने मालिक का प्रिय था और अपने मालिक के बिल्कुल ही निकट बैठने वाला सेनापति था, महामंत्री था, अच्छे पद पे विभूषित था, अच्छे कुल खानदान में जन्म लेकर के पैदा हुआ था, और वही स्थिति इस बार भी हुई है। और सामान्यतया पिता के धन वृद्धि का कारण माता और मौसी को प्रेम देने वाला, सबसे प्रेम प्राप्त करने वाला, लेकिन मित्रों से कभी कभी नुकसान खा लेने वाला होता है। पर नवांश चक्र में मंगल देव जो बैठे हैं वो नीच के हो जा रहे हैं। इस कारण से कई बार पत्नी के एजुकेशन, पत्नी के संबंध और पत्नी की वाणी, ससुराल के साथ संबंधों को कई बार मंगल की दशा कमज़ोर देगी, या कई बार आपको थोड़ा बहुत गृह क्लेश का योग बनेगा। जबकि दशमांसा चक्र के आधार पर उस मंगल की दशा में रखे हुए पैसे कुछ खर्च होंगे, या कई बार आपको दूसरे कारोबार को बदलने की आवश्यकता भी हो जाती है। हालांकि फिर भी मैं एक सिद्धांत और भी बता दूं तो मंगल के आधार पर मैं ये बात कहता हूं, उस समय हमें चोट चपेट की घटनाओं से अपने आप को बचाना होगा। और सामान्यतया उस दशा काल में कुछ पैसे खर्च होंगे, रखे हुए पैसे खर्च होंगे, ऐसी भी बात मैं देख रहा हूँ। कुछ अपने शौक के ऊपर व्यक्ति मंगल की दशा में अपना धन खर्च करेगा। उस दशा काल में बजरंगबली की विशेष पूजा हो, नित्य बजरंगबली के मंदिर का दर्शन हो, सूर्य को अर्घ्य तो आवश्यक रूप से देना है। निश्चित रूप से अगर हो सके तो बजरंगबली को सरसों तेल का दीपक, तिल तेल का दीपक, लाल चुंदरी, और अगर हो सके तो उस समय सरसों तेल का दान, ये सब कर देना चाहिए। शंख आदि का दान करना चाहिए। चावल, चांदी, मोती, इन सभी चीज़ों का भी दान आप जीवन में कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे बुध। स्वग्रही हैं, धन भाव में भद्र योग लगा रहे हैं, और उनसे दशम स्थान में गुरु उनका बल बढ़ा रहे हैं। सामान्यतः बुध आपकी कुंडली में 28 अंश के बैठे हैं। नवांश कुंडली में भी वो ग्रह वर्गोत्तम होने के कारण दशमांसा कुंडली के भी प्रभावों में वृद्धि ही लगभग दे रहे हैं। हालांकि बुध की दशा आपके दाम्पत्य, परिवार, नौकरी, धन, वाणी और तार्किकता की वृद्धि करने के साथ साथ व्यापार को नया नेचर देने वाली होगी, लेकिन वो थोड़े बहुत कंपटीशन के साथ आपकी कुंडली में बुध परिणाम करेंगे। और बुध में शनि का अंतर और बुध में शुक्र का अंतर, या बुध में शुक्र का प्रत्यंतर अंतर जो भी रहेगा, या उस बुध में मंगल और केतु का प्रत्यंतर आपको कष्ट देने वाला होगा। उस समय हमें गणेश जी की पूजा, गणेश जी को दुर्वा, सूर्य को अर्घ्य, नियमित दिनचर्या का पालन और आयुर्वेद की दवाओं का सेवन बड़ा लाभ करेगा, अगर स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उस समय कुछ होती है तो। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के पंचम भाव के स्वामी हैं, पंचम को देख रहे हैं, राहु के साथ बैठे हैं, पर वहाँ पे वस्तुतः डील राहु ही कर रहे हैं, मतलब गुरु ही कर रहे हैं। राहु का कोई विशेष असर उस गुरु के प्रभाव को कमज़ोर नहीं करेगा। सामान्यतः अगर ग्रह अपने मित्र से दृष्ट है तो वो अच्छी बात है। उससे चौथे भाव में चंद्रमा, कम से कम ये भी एक अच्छी बात है। उनसे चौथे घर में उस भाव का स्वामी बुध स्वग्रही है। इस वजह से व्यक्ति थोड़े बहुत घर्षण के साथ जो भी उसको लाभ प्राप्त करना है, जिस भी प्रॉस्पेरिटी को वो प्राप्त करना चाहता है, वो उसे मिल जाएगा। थोड़े बहुत भूत प्रेत पिशाच, इन सब का डर या खतरा, या इन सभी से डरने वाली चीज़ें, या कई बार व्यक्ति अपने से बड़ों को खुश करना चाहता है पर कई बार उनका आशीर्वाद थोड़ा देर से मिले, या कई बार व्यक्ति जो चीज़ प्राप्त करना चाहता है उसमें थोड़े बहुत घर्षण के योग दिखते हैं। परंतु गुरु आपकी कुंडली में अपनी दशा काल में भवन भूमि का सुख, चौपाया वाहन, चौपाया जानवर, शुद्ध वस्त्र, शुद्ध गहने, आभूषण, नियमित दिनचर्या और श्रेष्ठ लोगों से मैत्री के साथ संतान और विवाह के साथ अच्छे लोगों से मैत्री देंगे। उस गुरु की दशा में व्यक्ति को कारोबार मजबूत, भाग्य का लाभ, उत्तरोत्तर पद की वृद्धि और प्रमोशन आदि के साथ साथ धन और आर्थिक लाभ की स्थिति बनेगी। ये गुरु आपकी कुंडली के अच्छे प्रभावों के साथ आपकी कुंडली में दशा में अपना परिणाम देंगे।
शुक्रदेव आपकी कुंडली के लिए दशम भाव और तृतीय भाव के स्वामी होकर के आपको स्वाभिमानी और निरंतर ही काम के बारे में सोचने वाला मनुष्य बना देते हैं। लग्न में शुक्र मघा नक्षत्र के बैठे हैं और वो बुध जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं, और वो केतु जो सामान्यतया अगर ज्ञात करें तो शुक्र को अगर नहीं देखते तो ये गड़बड़ बात हो जाती। तो यहाँ पे शुक्र जो सिंह राशि में बैठे हैं नीचा विलासी हैं, पर सामान्यतया केतु की दृष्टि के कारण व्यक्ति का धन, व्यक्ति का धर्म, व्यक्ति का अनुभव, व्यक्ति का जो सांसारिक सुख है वो उसे मिलता रहेगा। तो सामान्यतया मैं एक बात बता दूं तो शुक्र की दशा में कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, प्रमोशन बढ़ेगा, इतना ही नहीं सामाजिकता भी बढ़ेगी, और व्यक्ति एक से अधिक भवन की स्थिति में जाता है, खरीदता है, उस दशा काल में उसको प्रॉपर्टी प्राप्त होती है। उसी शुक्र की महादशा में नौकरी और व्यापार में छोटे मोटे मतभेद और कई बार स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के कारण व्यक्ति को नुकसान भी हो सकता है। मतलब शुक्र की दशा में हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा, लेकिन फिर भी आपके व्यक्तित्व के लिए और आपके दाम्पत्य आदि के लिए ये शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे परिणाम देंगे। निश्चित रूप से उस दशा काल में जब कभी भी शनि या राहु का अंतर हो या मंगल का या केतु का अंतर होगा या प्रत्यंतर होगा तो शुक्र की दशा कष्ट देने वाली बन जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लेबर करने की आवश्यकता महसूस कराएंगे। गुरु की बात मैं कर रहा था, तो गुरु की महादशा में जब कभी भी चंद्रमा का या राहु का अंतर आएगा तो आपको कष्ट देगा। मतलब गुरु की महादशा में राहु, केतु, चंद्रमा और काफ़ी हद तक कभी कभी शनि की अंतरदशा भी आपको कष्ट देने वाली हो सकती है। उस दौरान हमें अपने बड़े बुजुर्ग की सेवा, ब्राह्मणों का आदर, मंदिर का दर्शन, सूर्य को अर्घ्य और अगर हो सके तो चतुर्थी आदि का व्रत भी करना चाहिए। और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा शनिवार के दिन पीपल के पास जाकर के दीपों की माला बनानी चाहिए, नियमित मंदिर का दर्शन करना चाहिए और नदी में स्नान करना चाहिए। ये गुरु की दशा मैंने बता दी और शुक्र की दशा बता दी। शनिदेव के बारे में बात करता हूं तो लग्न कुंडली में वो दशम भाव में बैठे हैं, पापक ग्रह हैं, केंद्र के स्वामी हैं, तटस्थ होकर के आपको मारक प्रभाव देंगे, लेकिन फिर भी शनि और राहु की दशा आपकी कुंडली के लिए मारक सिद्ध होगी। और सामान्यतया शनिदेव आपको चोट चपेट की घटनाएं, व्यापार में नुकसान, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमजोरी, पिता के साथ कई बार अपनी दशा में मतभेद या एकाकीपन की प्रवृत्ति, धर्म पालन के लिए बल देंगे और आपको थोड़ा आलस्य भी देंगे। सामान्यतया उस समय व्यक्ति के नेगेटिव विचारों को भी बढ़ते हुए देखा जाता है। शनि की दशा में आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, तो शनि की दशा में आपका पराक्रम बढ़ेगा, शनि की दशा में मन आगे बढ़ने का होगा पर फिर भी शरीर आलस्य की तरफ बढ़ेगा। तो शनि की दशा में हमें प्रैक्टिकल बिहेवियर रखना होगा, वस्तु स्थिति को समझ करके निर्णय लेना होगा। और वस्तुतः एक बात और बता दूं तो ये शनि की दशा आपके पिता के संपत्ति को वृद्धि देने वाली और पिता की संपत्ति रखी हुई जो होगी उससे लाभ देने वाली होगी। उस शनि की दशा में आप अपने कारोबार में टेक्नोलॉजी और तकनीकी साधन जोड़ने के साथ साथ मशीनरी का उपयोग बढ़ा सकते हैं। उस दशा काल में आपको नौकर चाकर का सुख लगभग मिल जाता है। आपकी कुंडली के लिए राहु सामान्यतया ठीक बैठे हैं, गुरु का प्रभाव है, मंगल के भी प्रभाव में है, इस कारण से थोड़े बहुत इरिटेशन का प्रभाव भी रहेगा। हालांकि सामान्यतया वो आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से कम अपना परिणाम तो वो देते रहेंगे। आप में जो एक्सपेक्टेशन बढ़ा हुआ है, जो आपके महत्वाकांक्षा के बढ़ाने का जो कारण बन रहा है, ये यही राहु ही कर रहे हैं। तो मैंने लग्न, नवांश और दशमांशा के आधार पर राहु के बारे में अगर एक चर्चा और कर दूं तो आपको राहु की दशा में व्यापार को समझने की शक्ति बढ़ेगी, उस समय आक्रामकता बढ़ेगी और एक्स्ट्रा लेबर करेंगे और मन थोड़ा बहुत सकारात्मक रहता है, जिसके कारण व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर जाता है। ये आपकी कुंडली के ग्रह हैं। केतु की दशा में माता को रोग होता है, पेट से संबंधित परेशानी आपको भी हो सकती है, इस वजह से मसालेदार चीज़ों से बचें, बाजार के चीज़ों से बचें, मांसाहार के त्याग को आवश्यक करना होगा। ये आपकी कुंडली के ग्रह हैं। अब मैं बात करूंगा आपकी कुंडली में कौन से ग्रह किस नक्षत्र में बैठ करके किस तरीके का प्रभाव आपके ऊपर डाल रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले ग्रहों के बारे में कि कौन से ग्रह किस राशि में, किस नक्षत्र में बैठे हैं। सूर्य बैठे हैं उत्तरा फाल्गुनी में। ग्रह अगर अपने नक्षत्र का बैठा है और सामान्यतः अगर वो अपने जन्म कुंडली का अच्छे भाव का स्वामी बन रहा है, वर्गोत्तम भी होकर के बैठे हैं, इसका अर्थ होगा कि सूर्य आपको आत्मविश्वास, मजबूती, धैर्य, धन कमाने की क्षमता और अपने सभी लोगों का आदर करने के साथ साथ स्वाभिमानी बनाते हैं। चंद्रमा चूंकि चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं तो सामान्यतया ये बीमार बनाते हैं और कभी कभी व्यक्ति के मन, बुद्धि, चित्त को भ्रम में ले जाते हैं। अपनी दशा काल में भी ये ग्रह तो सही ही, पर ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, मोह मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, कुंठा इस तरीके की समस्या देते हैं। और नक्षत्र के प्रभाव के कारण कि मंगल अगर केतु के संपर्क में है तो व्यक्ति में दान की प्रवृत्ति भी रहती है। मंगल देव आपकी कुंडली में मूल नक्षत्र में केतु के संग बैठे हैं, इस वजह से
व्यक्ति किसी भी विषय पे सकारात्मक व्यवहार या विचार रखने वाला होता है, उसकी कैपेसिटी अच्छी होगी। मूल नक्षत्र के बैठे होने के कारण और केतु के संग, युति और गुरु से दृष्टि होने के कारण, अगर मंगल मूल नक्षत्र के बैठे हैं, केतु की दृष्टि है, तो व्यक्ति स्वाभिमानी, गंभीर मानसिक स्थिति का और कभी भी मनोरोगी नहीं होता। सामान्यतः ये मंगल की दशा में और भी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं। मतलब मंगल अगर मूल नक्षत्र के बैठे हैं तो व्यक्ति धर्म, पुण्य, पूजा पाठ, दर्शन, तीर्थ आदि करने वाला होता है और महान गणितज्ञ होने के साथ साथ भविष्य के फल को जानने वाला, मतलब पूर्व काल में, चूंकि केतु जो होते हैं वो अष्टम भाव के कारक होते हैं और केतु जब कभी भी अष्टम भाव के अधिपति से यहाँ दृष्ट होंगे तो व्यक्ति भविष्य को समझने वाला, दूरदर्शिता सामान्यतया रखने वाला, मंगल और केतु ऐसा प्रभाव देते हैं। बुधदेव आपकी कुंडली में आपको वात, पित्त, कफ की बीमारी दे सकते हैं, चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं। इसके साथ साथ कई बार वो आपकी वाणी को असंतुलित भी कर सकते हैं, जबकि देवगुरु बृहस्पति आपको नेगेटिव अप्रोच में ले जाने वाले हो सकते हैं आर्द्रा नक्षत्र में होने के कारण, और कई बार इनका जो सकारात्मक प्रभाव होता है वो थोड़ा नेगेटिव सा होता है। शनिदेव आपकी कुंडली में आपको इमोशनल, अनुशासित, रोहिणी नक्षत्र में बैठने के कारण गंभीरता से किसी भी विषय और बिंदु को समझने वाला बना देते हैं। राहुदेव आपकी कुंडली में अपने नक्षत्र के होने के कारण मायावी, पुरुष को और स्त्री को एक हिसाब से हैंडल करने वाला, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं निभाने वाला बना देते हैं। और इतना ही नहीं, व्यक्ति महत्वाकांक्षी और दृढ़ इच्छा शक्ति से संपन्न, कहीं से भी धन कमा लेने में माहिर होता है। क्लियर है? अष्टक वर्ग के आधार पर हमें अपने आप को आलसी नहीं बनाना है। दूसरा, हमें अपने पिता के धन को बचाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हमें और भी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता। साथ ही साथ ये कुंडली चल अचल संपत्ति निश्चित रूप से इकट्ठा कर लेगी। ये कुंडली पढ़ाई में थोड़ा और मन लगा सकती है। मतलब हमें अपने आप को, जहां हमें मेहनत करना है, हम उसी विषय को मेहनत करेंगे, उसी विषय की तरफ मेहनत करेंगे। नौकरी और व्यापार में आरंभ में तो सही, पर सामान्यतः इस कुंडली में प्राइवेट नौकरी के साथ व्यापार का योग लगा हुआ है और साथ ही साथ अनुशासन को ठीक करने की भी आवश्यकता होगी। आपकी कुंडली मंगलिक नहीं है। और एक बात और बता दूं, चंद्र कुंडली से ये कुंडली चंद्रमा से चौथे घर में होने के कारण मंगलिक होगी, पर सामान्यतः अगर यहाँ केंद्र में शनि नहीं होते तो थोड़ी बहुत अच्छी बात नहीं होती, पर सामान्यतः हैं, इस वजह से अच्छी बात है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो हमें अपने कंसंट्रेशन पे और भी ज़्यादा फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है। शुद्ध और सात्विक भोजन करने से मन शांत रहता है। चावल का दान करना चाहिए। विशेषतया अन्न जो होता है वो चावल ही होता है, गेहूं अन्न नहीं होता, वो दूसरे का है, वो हमारे यहाँ का नहीं है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो हमें बजरंगबली की पूजा इस कुंडली में निश्चित रूप से करनी चाहिए। सामाजिकता हमारी ठीक है। हमारे पिता किसी भी प्रकार के किसी नशे में ना हो, ये ध्यान और इसकी आवश्यकता है कि ये हो जाए, मतलब कोई नशा उनको ना हो। ये कुंडली प्रतिष्ठापन्न होगी। विदेश यात्रा, विदेश से धन कमाना और विदेश से ही यश प्राप्त करना इस कुंडली में संभव है। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली उत्तर दिशा की तरफ जा सकती है। उत्तरी दिशा के मकान में निवास किया जा सकता है। विवाह कन्या राशि कन्या लग्न, सिंह राशि सिंह लग्न और साथ ही साथ मीन राशि और धनु लग्न धनु राशि की जातिकाओं से हो सकता है। विवाह की दिशा जो है वो मैंने उत्तर बताया है और सामान्यतया उत्तर नहीं पश्चिम बताया है। विवाह की दिशा पश्चिम हो। गुरु की दशा 2026 के फरवरी से होगी, जो आपकी कुंडली की अच्छी दशाओं में से एक रहेगी। सामान्यतया एक बात और बता दूं, आपकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह बुध बन रहे हैं, जो इस कुंडली के लाभ भाव के स्वामी हैं, बलवान हैं और वर्गोत्तम हैं। नवांश कुंडली में वो ग्रह अपनी राशि का बैठा है यहाँ पे, इस वजह से वो, और नवांश कुंडली में जरा देखिए तो गुरु बढ़िया, बुध बढ़िया, राहु शुभ ग्रह की राशि में, द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हैं, जो कभी कभी परेशानी, लेकिन विवाह टूटने और पिटने जैसी कोई स्थिति नहीं है। ससुराल वालों के साथ कभी कभी मतभेद हो सकते हैं, पर विवाह में कोई ऐसा मतभेद दिखाई नहीं दे रहा है पत्नी के साथ। और एक बात और बता दूं तो आत्मकारक ग्रह बुध बने हैं, 28 अंश के हैं। नवांश चक्र में वो जन्म कुंडली में स्वग्रही हैं, इस वजह से ये अपना संपूर्ण परिणाम देने वाले बन रहे हैं। लग्न कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। नवांश कुंडली में वो नीच के हो रहे हैं, इस वजह से हमें बजरंगबली की पूजा करनी है और गलत निर्णय लेने से बचना है। प्रेम विवाह आदि के बारे में विचार करने से पहले सोच लेना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में मैं जो देख रहा हूँ उसमें दशमांसा चक्र में लग्न के अधिपति 12वें और गुरु स्वग्रही, शनि राहु के साथ शत्रु की राशि में और द्वितीय भाव में बैठे हैं धन भाव के स्वामी। द्वितीय भाव में
बढ़िया। द्वितीय भाव के अधिपति जन्म कुंडली में द्वितीय भाव को देख रहे हैं, धन है इस कुंडली में, इसकी कमजोरी नहीं है। पर सामान्यतः हम ऋण में ना जाएं, और कई बार जो शनि का प्रभाव है वो हमें नुकसान न करे, या बुध का प्रभाव हमें दूसरों को गलत निर्णय में ले जा करके या गलत व्यक्ति से मित्रता या परिचय करके हम अपना धन नुकसान न करें। हमें शनि और बुध की दशा में इतना याद रखना होगा। रत्न आप सदैव ही इस कुंडली के लिए गुरु का रत्न पहन सकते हैं, पुखराज। नियमित दिनचर्या का पालन, खिचड़ी ठाकुर जी को भोग लगाएं, तुलसी की माला, रुद्राक्ष 3 मुखी, ये सब आप धारण कर सकते हैं। सामान्यतया इतनी सारी चीज़ें आपकी कुंडली में बनी हैं। अगर मैं होरा चक्र के आधार पर बातों को बता दूं तो आपकी कुंडली में गुरु और सूर्य की दशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर प्राणांतर से लेकर के महादशा अंतरदशा तक अच्छी जाएगी। पर सामान्यतया शनि राहु केतु चंद्रमा मंगल बुध और शुक्र थोड़ी से मेहनत करवा कर के परिणाम देंगे। आप भाग्यशाली हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि आपको अपने आत्मविश्वास पे कमजोरी नहीं रखनी चाहिए। आत्मविश्वास बना करके रखिए, थोड़े देर से ही सही पर निश्चित रूप से आपका करियर सेटल हो जाएगा। जो क्षेत्र मैंने बताए हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में भवन भूमि वाहन का सुख पिता से या पिता के आशीर्वाद से मिलता हुआ दिख रहा है। माता और पिता का प्रभाव आपकी कुंडली में सामान्यतया मैं ठीक देख रहा हूँ। पिता के साथ संबंध खराब ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। आपकी कुंडली निश्चित रूप से संततिवान होगी। पूजा पाठ, उपासना और धर्मशास्त्रों का अध्ययन भी आपकी कुंडली में है, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। विषांसा चक्र में लग्नेश शनि के साथ बैठे हैं तो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता हुआ आगे बढ़ता है। दृष्टिकाण चक्र के आधार पर जो स्थिति मैं देख रहा हूँ उसके आधार पर जो स्थिति समझ में आ रही है उसमें चंद्रमा दृष्टिकाण चक्र में उच्च के बैठे हैं। व्यक्ति शुद्ध तरीके से अगर बात कहें तो पितरलोक से आया है और पितरलोक में ही जाएगा। इस वजह से अमावस्या को दान पुण्य वगैरह किया करिए। पितरों के नाम पे दीपदान वगैरह आवश्यक रूप से करना चाहिए। नदी और पहाड़ के साथ तीर्थ का दर्शन भी इस कुंडली में होगा। गुरु राहु के संपर्क में बैठे हैं, इस वजह से हमें अपने आप को जिद्दी, हठी, गुस्सैल, क्रोधी नहीं बनाना है। कोई भी शुभ कार्य करना होगा आप मंगल, गुरु और शुक्र के साथ सूर्य की दशा में कर सकते हैं। स्थानांतरण, पद वृद्धि, नौकरी बदलना, जगह बदलना गुरु, राहु और केतु के साथ चंद्रमा की दशा में कर सकते हैं। संतान, विवाह से संबंधित, अगर दाम्पत्य से संबंधित कोई भी निर्णय लेना हो तो शनि और मंगल की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन आपकी कुंडली के लिए जो अच्छा रहेगा उसके हिसाब से बुधवार, सूर्यवार यानी कि रविवार और साथ ही साथ मंगलवार ये अच्छे रहेंगे। नक्षत्र जिसमें आप दान कर सकते हैं वो चित्रा है। पूजा पाठ, कोई भी शुद्ध काम करना हो, आर्द्रा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और श्रवण के साथ पुष्य, ये कोई भी काम करने के लिए नक्षत्र अच्छे रहेंगे। अंक आपकी कुंडली के लिए 6 और 3 बहुत अच्छा रहेगा। मैत्री आप धनु और मेष वालों से कर सकते हैं। शत्रुता तुला, कुंभ और मिथुन वालों से ना करें। क्लियर है? इतनी सारी चीज़ें। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।